नमस्कार बच्चों, जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। और 8th क्लास का जो हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज जो हम इस लेसन में जो है नील का उत्पादन कैसे किया जाता था, यूरोप में भारतीय नील की मांग क्यों थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील उत्पादन को क्यों और किस प्रकार बढ़ावा दिया, नील की निज खेती और नील की रेतवारी खेती व्यवस्था क्या है। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि नील के पौधों से नील का उत्पादन कैसे होता है। नील का पौधा कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, 5-6 फीट के करीब होता है। इसके पत्तों की शक्ल अंडे के जैसी होती है। इसके पत्ते शाखाओं के दोनों तरफ निकलते हैं। जब इस पौधे में कलियां फूटने लगती है तो इस पौधे को काट लेते हैं और इसके गट्ठे बांधकर एक बड़े हौज में इसको डाल देते हैं, जो खास इसी मकसद के लिए बनाया जाता है। इस बड़े हौज में पौधों के गट्ठे इतनी तादाद से डाले जाते हैं जो हौज का गड्ढा 3/4 भर जाए। में कई दिन हो जाते हैं तो इस पानी का रंग जर्द हो जाता है, और जब ये जर्द हो जाता है तो हौज का मुंह खोल दिया जाता है और फिर उस जर्द पानी को जो नीचे हौज में है लकड़ियों और बांसों के ज़रिए से बिलोना शुरू करते हैं। बिलोने से बाहर की हवा पानी में शामिल हो जाती है और जो पानी जर्द होता है उसको ये हवा नीला बना देती है। जब पानी खूब नीला हो जाता है तो इसको छोड़ देते हैं ताकि जो नील है वो नीचे बैठ जाए, और फिर ऊपर के पानी को एक मोरी के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, और जो नील की गाद बाकी रह जाती है इसको हल्की आंच देकर पानी में सुखा लेते हैं। अब नील की टिकिया दबा दबा कर बनाई जाती हैं। यानी नील का जो पौधा होता है उससे कैसे नील तैयार की जाती है। तो हमारा आंसर रहेगा, नील उगाने वाले गांव प्राय बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास होते थे। यानी जहां पर नील उगाई जाती थी, नील की खेती की जाती थी, वो जो है बागान यानी जो बाग थे उनके, वो मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वैट्स यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों का प्रयोग किया जाता था। कुंड यानी जो हौद थे वो 3 या 4 होते थे। प्रत्येक कुंड अथवा हौद को अलग काम होता था। 3 या 4, 1 2 3 4 अलग अलग जो है कुंड होते थे, हौद होते थे, और प्रत्येक जो है हौद का अलग अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर कुंड में कई घंटों तक गर्म पानी में डुबो दिया जाता था। यानी जो सबसे पहले क्या किया जाता था, नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर उन्हें कई घंटों तक जो है गर्म पानी में डुबो दिया जाता था। इस हौद को किण्वन हौद या फिर क्या कहा जाता था, स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो मिश्रण में बुलबुले उठने लगते थे। अब जो है सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और मिश्रण को एक अन्य हौद में छान लिया जाता था। पहले हौद में हमने जो है पत्तियों को डालकर गर्म किया था, उसके बाद जो है सड़ी हुई पत्तियों को निकालकर हमने दूसरे हौद में छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद अथवा बिटर वोट में लगाकर हिलाया जाता था। प्राप्त घोल यानी जो दूसरे हौद में हमने डाला था, प्राप्त घोल, उसको जो है बीटर वाट में लगाकर हिलाया जाता था। पेडलों से इसको खगोला जाता था। थोड़ी देर बाद यह घोल पहले हरा और फिर नीला हो जाता था। अब हौद में चूने का पानी डाला जाता था। ऐसा करने पर नील की जो है पपड़ियाँ धीरे धीरे नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ जो है द्रव निकल जाता था। चित्र में जो है हौद में
घोल हिलाने वाला चित्र दिखाया गया है। उसके बाद तीसरा जो भाग है उसमें क्या होता था, द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था। नीचे जमी नील की गाद अथवा नील की लुगदी को निथारण कुंड में डाल दिया जाता था और उसके बाद जो उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। सेकंड प्रश्न है हमारा, यूरोप में भारतीय नील की मांग क्यों थी? यूरोप में भारतीय नील की मांग है वो क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेश में उगता है। नील का पौधा है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उगता है। 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का प्रयोग करते थे। वोड से रंग की प्राप्ति, वोड भी एक पौधा है, वोड से रंग की प्राप्ति। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोप के बाज़ारों में पहुंच पाती थी और उसकी मांग भी बहुत ऊंची थी। इसलिए यूरोप के कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए वोड नामक एक अन्य पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी यूरोप में जो है कपड़ा रंगने के लिए वोड नामक एक दूसरा जो पौधा है उस पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है। नील का पौधा है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, जबकि वोड है वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है। इसलिए यूरोप में यह आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के कई भागों में यह पौधा उगता था, परंतु यूरोप के वोड उत्पादक यानी जो वोड पौधा है उसे जो नीला रंग प्राप्त किया जाता था उससे जो है वो नील की मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दी। यूरोपियन व्यापारियों द्वारा नील की कृषि, परंतु कपड़ा रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। जो कपड़ा रंगते थे वो नील की क्वालिटी को ही ज़्यादा पसंद करते थे। इसका कारण यह था कि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। इसके विपरीत वोड से मिलने वाला रंग बेजान अथवा फीका होता था। बेजान का मतलब हल्का होता था, फीका होता था। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने अपनी सरकारों को नील के आयात पर लगे प्रतिबंध में ढील देने के लिए राजी कर लिया। 17वीं शताब्दी तक जो है नील के जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार से जो है नील के आयात पर जो है लगे पाबंदी को हटाने में ढील देने पर राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित जो है सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाल, जैमको में स्थित ब्रिटेन, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के बहुत से भागों में नील के बागान लग गए। भारतीय नील की मांग में वृद्धि। 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ, भारतीय नील की मांग है वो और अधिक बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया। उद्योग धंधे हैं वो शुरू हो गए और कपड़ा उत्पादकों में भारी वृद्धि हुई। कपड़ा बनाने में क्या हुई, भारी वृद्धि हुई औद्योगिकरण के कारण। इसलिए जो है अब कपड़ों की रंगाई की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। जिस समय नील की मांग बढ़ी उसी समय वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में मिलने वाले नील की आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1989 के बीच 1783 से 1989 के बीच संसार का नील उत्पादन आधा रह गया और ब्रिटेन के रंगरेज होते कपड़ा रंगने वाले अब जो है नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी अन्य स्रोत की तलाश में करने लगे थे। वो रंगरेज यानी कपड़े को जो रंगने वाले होते थे ब्रिटेन के, वो जो है नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी अन्य उत्पाद की तलाश में जो है लग गए और नील है वो यूरोप के लिए जो है एक बड़ी मांग बनकर उभरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील उत्पादनों को क्यों और किस प्रकार बढ़ावा दिया? नील से सूती कपड़े को रंगा जाता था
नील से क्या किया जाता था? सूती कपड़े को रंगा जाता था। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में सूती कपड़ा उद्योगों का तेज़ी से विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप जो है यूरोप में नील की मांग है वो बढ़ी थी, और नील की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती को बढ़ावा देने के तरीके है वो ढूंढने लगी थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बंगाल में नील की खेती तेज़ी से विस्तार होने लगी। 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ, जो है बंगाल में नील की खेती है उसका तेज़ी से विस्तार होने लगा। बंगाल में पैदा होने वाले नील विश्व के बाज़ारों में छा गई। बंगाल में जो अच्छी क्वालिटी की नील पैदा होती थी, जो विश्व के बाज़ारों में जो उसकी मांग है वो बढ़ गई, विश्व के जो बाज़ारों में है वो छा गई। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील से 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% भाग था। यानी जितनी नील है वो आयात की जाती थी ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में जितनी भी नील जो है मंगवाई जाती थी उसमें भारतीय नील का हिस्सा है वो केवल 30%, 70% है वो अन्य देशों से नील को आयात किया जाता था। परंतु 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय का हिस्सा है वो 95% तक पहुंच गया। बाकी सारे देशों का जो नील थी वो जो है बेजान थी, और भारतीय नील है वो काफ़ी जो है उसकी मांग बढ़ी। ज्यों-ज्यों नील का व्यापार फैला, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अधिकारी और व्यावसायिक एजेंट, यानी जो व्यवसाय करते थे वो एजेंट भी नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत से अधिकारियों ने नील के अपने व्यवसाय पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी थी। यानी नील की मांग इतनी थी कि इसमें अधिक मुनाफे को देखते हुए बहुत से जो है अधिकारियों ने भी, ऑफिसरों ने भी जो है अपने व्यवसाय जो है नील के व्यवसाय पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी तक उन्होंने छोड़ दी थी। भारी मुनाफे की आस में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत से लोग भारत आ गए। नील के उत्पादन से इतना प्रॉफिट हो रहा था कि बहुत से जो है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग भी भारत में आ गए। उन्होंने नील के बागान लगा लिए, और जिससे जो है जिनके पास नील के लिए धन नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक जो है कर्जा देने को तैयार रहते थे। इस प्रकार जो है भारत में नील का उत्पादन है वो अधिक बढ़ गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नील की निज खेती व्यवस्था क्या थी? नील की निज खेती व्यवस्था क्या थी और इसकी क्या समस्याएं थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयत। निज का मतलब होता है स्वयं का, और रैयत का मतलब होता है किसान। निज खेती का व्यवसायों में बागान मालिक अपनी ज़मीन पर स्वयं नील की खेती करते थे। निज का मतलब स्वयं अपनी खुद की जो है ज़मीन पर स्वयं नील की खेती करते थे, या तो वे ज़मीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे, और वे मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। समस्याएं क्या आई इसमें? निज खेती की समस्याएं क्या थी? निज की खेती की कई समस्याएं थी। बागान मालिकों को खेती का क्षेत्र बढ़ाने में कठिनाई पेश आ रही थी। इसका कारण यह था कि नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर की जा सकती थी। इसका कारण क्या था कि नील की खेती है वो उपजाऊ भूमि पर की जा सकती थी, और ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से अधिक थी। यानी पहले ही यहाँ पर जो है जनसंख्या है वो ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे, परंतु नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंड यानी भूमि के जो टुकड़ों की ज़रूरत थी। उन्हें जो है नील की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि की ज़रूरत थी। एक समस्या ये आई। दूसरी समस्या थी कि उन्होंने नील की फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया। जहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर जो है उन्होंने पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया, और वहाँ से किसानों को हटा दिया गया।
इसके कारण जो है किसानों और फैक्ट्री जो मालिक थे उनके बीच जो है तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तीसरी समस्या, मज़दूरों की व्यवस्था करना सरल नहीं था। सभी जो है नील की खेती कर रहे थे, तो सभी के लिए मज़दूरों की डिमांड है वो बढ़ती जा रही थी। ऐसे में नील जो है के लिए मज़दूरों की व्यवस्था करना भी सरल नहीं था। बड़े बागानों के लिए जो है बड़ी संख्या में मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उस समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। इस टाइम जो है मज़दूरों का मिलना एक बहुत बड़ी समस्याएं थी। चौथी जो समस्याएं थी, बड़े पैमाने पर निज खेती करने के लिए बहुत से हलों और बैलों की ज़रूरत थी। एक बीघा ज़मीन 2 हल चाहिए, यानी एक किसी किसान के पास या किसी जो है ज़मींदार के पास 1 बीघा ज़मीन है तो उसको जोतने के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत थी, जो एक बहुत बड़ी समस्याएं थी। हलों को खरीदना और उसका रख रखाव करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। पाँचवीं समस्या आपकी, पाँचवीं और जो लास्ट समस्या है वो ये है कि हलों को खरीदना और उसके रख रखाव करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसान जो है किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने लिए भी जो है हलों की ज़रूरत थी। उस समय नील उत्पादकों को हल बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। उस समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती के लिए व्यस्त रहते थे। तो ये जो है निज की खेती में समस्या देखने को मिली थी। हमारा जो आगे का प्रश्न है, नील की जो खेती है उसकी रैयत व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। नील की खेती की रैयती व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। रैयती का मतलब होता है किसान। रैयती व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक रैयतों यानी किसानों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे। अनुबंध यानी एक सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयतों की ओर से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। गांव का जो मुखिया होता था उनको मजबूर किया जाता था किसानों से समझौता करने के लिए, जो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते थे। अनुबंध मतलब सट्टा जो था उसके ऊपर जो साइन कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए बागान मालिकों से कम ब्याज दर पर नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम जो बागान मालिक थे उनको जो है जब किसानों को कर्जा मिल जाता था तो कर्जा लेने वाले जो किसान होते थे, जो रैयत होते थे, उनको कम से कम अपनी जो 25% जो है भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी किसी के पास अगर 100 बीघा ज़मीन है तो 25 बीघा ज़मीन पर जो है उसे नील की खेती करनी पड़ती थी। उन्हें बीज और उपकरण बागान मालिकों की ओर से दिए जाते थे। नील की खेती करने के लिए जो बीज है और जो उपकरण औजार चाहिए वो मालिक है वो खुद देते थे, परंतु मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल करने का जिम्मा है वो रैयतों यानी किसान के ऊपर होता था। कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी। तब रैयत यानी जो किसान थे उनको नया कर्जा मिल जाता था। वही चक्कर फिर से शुरू हो जाता था। जो पहले ऊपर बताया गया है वही चक्कर वो फिर से शुरू हो जाता था। इस जो है खेती में समस्याएं क्या थी? जो किसान पहली खेती करते थे उनके लिए समस्याएं भी थी। वो समस्याएं क्या थी? जो किसान पहले से इन कर्जों से बहुत अधिक आकर्षित थे, परंतु उन्हें शीघ्र ये पता चल गया कि यह व्यवस्था इतनी कठोर है कि उन्हें नील का जो मूल्य मिलता था वह बहुत कम था और कर्जों का सिलसिला है कभी समाप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि जो है उनकी जो खेती होती थी नील की उसका जो है उनको भाव है वो
बहुत कम दिया जाता था और कर्जा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी समस्याएं थी, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे उपजाऊ ज़मीन पर नील की खेती करें, परंतु समस्या यह भी थी कि नील के पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती थी और वे मिट्टी की ऊपरी शक्ति खींच लेती थी, इसलिए नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी समस्याएं थी।